वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय और दीर्घ टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का कल पेपर लगा हुआ है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने इससे पहले मेरी कोई भी वीडियोस नहीं देखी है तो भी आपके लिए लेक्चर उतना ही इंपॉर्टेंट होगा, उतना ही इफेक्टिव होगा जितना कि एक प्रकार से जिन्होंने देखा उनके लिए। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से मैं संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रख करके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें रखने का प्रयास मैंने किया है जो कि आपकी परीक्षा में 100% आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। बिना एक प्रकार से समय गंवाए मैं तमाम प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूं, तो बिल्कुल आप इस वीडियो में अंत तक बने रह सकते हैं। और विश्वास करके अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर ऐसा होगा कि गई भी कल पेपर है, क्या आएगा कैसे आएगा, तो आप पेपर 1 का मॉडल पेपर या महासंग्राम वीडियो देख करके पता चल चुका होगा कि शुक्ला स्टडी पॉइंट पर कैसी तैयारी करवाई जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जो है वीडियो को पूरा देख लें। यानी कि 2 से 3 बार अगर हमारी वीडियोस को आप देखते हैं, कोई भी वीडियो देख लेते हैं, तो वहां से लगभग 70 से 80% क्वेश्चंस जो होते हैं हूबहू आ जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र के सेकंड पेपर के बारे में, जिसमें जेंडर एंड सोसाइटी यानी लिंग और समाज के बारे में पढ़ना, सोसाइटी के बारे में। बीए 6 सेमेस्टर में सोशियोलॉजी में ऐसा पढ़ना पड़ता है। कल आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कल ये परीक्षा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल की परीक्षा के लिए लेक्चर, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो जो है आप सभी लोग अंत तक देखेंगे और अपने सभी दोस्तों को एक प्रकार से इस वीडियो को शेयर कर देंगे। जो दोस्त एक प्रकार से आपके हैं और आप चाहते हैं कि वो भी अच्छा नंबर लाएं, तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें। चलें, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, लिंग को परिभाषित कीजिए। लिंग किसे कहते हैं? जब हम बात करते हैं लिंग और समाज की या जेंडर एंड सोसाइटी की, तो उसमें हमारा तात्पर्य लिंग से क्या होता है, यानी कि हम लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग की अगर बात किया है तो एक विद्वान है, मतलब जो है लेखिका है सिमोन डी वेवायर। तो सिमोन डी वेवायर की अगर बात किया है तो इनकी एक पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है, और वो पुस्तक बेसिकली है, उसका नाम द सेकंड सेक्स। द सेकंड सेक्स पुस्तक है। उसमें उन्होंने कहा कि कोई भी महिला पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। मतलब कोई महिला पैदा नहीं होती, वो बनाई जाती है। तो जेंडर जो होता है, लिंग जो होता है, ये एक प्रकार से डिसाइड होता नहीं, मतलब पैदा नहीं होती महिलाएं, महिलाओं को बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? समाज बनाता है महिलाओं को। कैसे बनाता है? महिला पैदा होगी तो शुरुआत से उसको, मतलब लड़की पैदा हुई तो उसको बताया जाता है कि आप लड़की हो, आपको यहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, इतने बजे से इतने बजे तक तुमको घर में रहना है, तुमको ये काम करना चाहिए, तुमको वो काम करना चाहिए। ऐसे तमाम प्रकार के जो है हम लोग शुरुआत से उनके दिमाग में भूसा भरते हैं कि भाई आपको यही करना है। यानी कि एक प्रकार से एक मानसिकता के तहत हम उनको ये बताते हैं कि भाई आपको ये करना है, चूंकि आप लड़की हो इसीलिए आपको ये करना है। तो एक बच्चे को एक प्रकार से, चूंकि जब मनुष्य पैदा होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है, उसको ये नहीं पता होता है कि हमारे क्या कर्तव्य हैं। समाज और परिवार वो ये बताता है कि आपका कर्तव्य क्या होगा, ठीक है, समाज में आपकी क्या भूमिका होगी, क्या रोल होगा, ये हम लोग डिसाइड करते हैं। ये हम लोग बताते हैं कि एक लड़की का क्या काम होगा और एक लड़के का क्या काम होगा, ठीक है। तो ऐसी ही बातों पर एक प्रकार से अध्ययन करके सिमोन डी वेवायर एक महिला लेखिका है, नारीवादी विचारिका हैं। इन्होंने लिखा अपनी पुस्तक द सेकंड सेक्स में, द सेकंड सेक्स पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है पूरे विश्व में। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में इस पुस्तक का नाम बहुत ही फेमस है। तो और इनका नाम तो भाई सिमोन डी वेवायर का नाम आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो अगर नहीं जानते तो जान लीजिएगा, बहुत फेमस लेखिका हैं और बेसिकली नारीवादी विचारिका है। नारीवाद के आंदोलनों में एक प्रकार से इन्होंने बड़ी क्रांतियां करी हैं, बहुत ज़्यादा विचारिका रही हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा विचार लिखे हैं इन्होंने, ठीक है। और नारियों को एक प्रकार से इन्होंने कहा, नारियों के उत्थान के लिए बात करी। तो इन्होंने स्पष्ट किया कि समाज में लैंगिक अंतर ने पुरुष को उसकी जीविका अर्जन भूमिका के कारण से, चूंकि पुरुष की भूमिका क्या है समाज में? जीविका अर्जन, मतलब कि भोजन वगैरह की व्यवस्था कौन करवाता है? पुरुष करते हैं। पैसा रुपया कौन कमाता है? पुरुष कमाते हैं, ठीक है। स्त्रियां घर पे रहती हैं। तो इसीलिए चूंकि पुरुष जीविका अर्जन की भूमिका निभाता है, इस कारण से पुरुष श्रेष्ठ है।
और इस भूमिका ने उसे समाज और परिवार में शक्तिशाली स्थिति प्राप्त करी है। किसको? मतलब कि जो पुरुष वर्ग होता है उसको समाज और परिवार में शक्तिशाली स्थान प्राप्त है, शक्तिशाली सिचुएशन प्राप्त है, उसकी परिस्थिति ठीक ठाक है। लेकिन वहीं स्त्रियों की परिस्थिति या स्त्रियों की सिचुएशन किसी समाज में हम देखें तो नीचे होती है पुरुषों की अपेक्षा, क्योंकि पुरुष जो है जीविकापार्जन की तमाम प्रकार की विधियों का और उस भूमिका का निर्वहन करते हैं, जबकि महिलाएं जो होती हैं वो उच्च चीज़ों का निर्वहन नहीं करती हैं। जो महिला कमाएगी अच्छे तरीके से पैसा, वो भी एक प्रकार से शक्तिशाली होगी, पावरफुल होगी, लेकिन अगर चूंकि वो निभाती है जीविकोपार्जन की भूमिका, तो अगर नहीं निभाती तो नहीं होगी। अंतर पदानुक्रम विपक्षी यथा पुरुष श्रेष्ठ और महिला गौण होती है, इसके रूप में स्थित है। तो ये बात एक प्रकार सिमोन डी वेवायर ने कहा। मोबिया गास्टिन मतलब कि गार्टिन्स की बात की जाए तो मोबिया गार्टिन्स कहती हैं, उन्होंने साक्ष्य बिंदु के आधार पर स्पष्ट किया कि पुरुष शरीर और महिला शरीर सामाजिक मूल्य और महत्व के आधार पर नितांत भिन्न हैं। यानी पुरुषों के जो मूल्य होते हैं, पुरुषों के जो क्रियाकलाप होते हैं और महिलाओं के, ये एक प्रकार से अलग अलग होते हैं, परंतु इसका पुरुष और महिला चेतना पर कोई सुस्पष्ट प्रभाव नहीं होता है। कुछ शारीरिक वृत्तांतों का विशेष महत्व होता है तथा ये विशेषता एक ही लिंग में उपस्थित होते हैं। उसने मानसिक धर्म का उदाहरण देकर के कहा कि पुरुष तत्व जब तक जैविक पुरुष के द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा तब तक महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए पुरुष शरीर मानव आदर्श से ओतप्रोत प्रभुत्व रूप में पौराणिक के साथ हमारी संस्कृति में विद्यमान है। यानी पुरुषों को हमेशा से स्त्रियों से ऊंचा दर्जा प्राप्त हुआ है। ये आज नहीं, बहुत पहले से ये एक प्रकार से बताया जाता है। अब सामाजिक लिंग क्या होता है इसके बारे में समझ लें। देखिए, लिंग बेसिकली जो होता है वो एक प्रकार से विचारधाराओं में अंतर को डिसाइड करता है। लिंग का मतलब, ठीक है, कि महिला पुरुष जब विचारधारा में, जब सोचने की क्षमता में इन तरीके का अंतर आपको बताएं तो वो लिंग होता है। लेकिन अगर आप अभी सेक्स की बात करेंगे, सेक्स और लिंग दोनों में अंतर नहीं, सेक्स और जेंडर दोनों में अंतर होता है। सेक्स जो होता है ये डिसाइड करता है, जिसे स्त्री के जनन अंग अलग होते हैं और पुरुष के जनन अंग अलग होते हैं। तो ये एक प्रकार से हो गया सेक्स डिसाइड करता है कि भाई हाँ जो है पुरुष के अंग कुछ अलग हैं और स्त्री के कुछ अलग अंग होते हैं। तो ये एक प्रकार से डिसाइड होता है जैविक तरीके से, शारीरिक तरीके से। लेकिन जो वैचारिकता में अंतर होता है स्त्री और पुरुष में, ये समाज के द्वारा डिसाइड होता है, परिवार के, और वही लिंग होता है, ठीक है। और जो जैविक यानी शारीरिक अंतर होता है वो आपका सेक्स डिसाइड करता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। दोनों में डिफरेंस अभी मैं चर्चा करूंगा। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न परीक्षा में आने वाला है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। प्रश्न, सामाजिक लिंग का अर्थ और परिभाषा लिखिए। सामाजिक लिंग कैसे कहते हैं, यानी सोशल जो एक प्रकार से जेंडर होता है। नारीवादी विद्वानों के अनुसार अगर देखें, सामाजिक लिंग को स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन अथवा स्त्री पुरुष के बीच असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सुप्रसिद्ध विचारक है पेपनेक, जो कि नारीवादी विचारक ही हैं। इन्होंने कहा कि सामाजिक लिंग स्त्री तथा पुरुष से रिलेटेड होते हैं, जो स्त्री की भूमिकाओं को सांस्कृतिक आधार पर परिभाषित करने का प्रयास करता है एवं स्त्री पुरुष के विशेषाधिकारों से संबंधित होता है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आधार पर लिंग सामान्यतः शक्ति संबंधों का कार्य और असमानता का सामाजिक संगठन होता है, ऐसा परिभाषित किया इन्होंने, ठीक है। किसने भैया? तो उनका नाम क्या है? पेपनेक, ठीक है। तो मनुष्य की विशिष्ट स्थिति का निर्धारण करने के लिए या करने में सामाजिक संरचना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और प्राणी शास्त्रीय स्थिति मनुष्य को नर और मादा के रूप में रूपायित करती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और किंतु उसे पुरुष और स्त्री में विभाजित करने के कारक अन्य हैं। जैविक अर्थों में हम नर और मादा की तरह पैदा होते हैं, लेकिन हमें सामाजिक लिंग की मान्यता स्त्री और पुरुष के रूप में मिलती है। यानी समाज डिसाइड करता है कि स्त्रियों के क्या मान्यताएं होंगी, क्या मूल्य होंगे, क्या सिचुएशंस होंगी उनके लिए, और पुरुषों के लिए, ठीक है। भारत में चूंकि पितृसत्तात्मक और रूढ़िवादिता प्रचलित होने के कारण से महिलाओं के साथ प्रत्येक क्षेत्र में असमानतापूर्ण व्यवहार किया जाता है और एक प्रकार से जो है मध्यकाल में हुआ है। बाकी प्राचीन काल में अगर देखेंगे भारत में तो महिलाओं की स्थिति बड़ी ठीक ठाक रही है। महिलाओं में आप देखते हैं शिक्षा का अधिकार, हर एक चीज़ का अधिकार बेसिकली सारी चीज़ों में था। लेकिन जब से एक प्रकार से चीज़ें हुई हैं, तब से एक प्रकार से जब मध्यकाल आया उस दौरान थोड़ा चीज़ें डाउन पड़ी हैं। बाकी एक प्रकार से आप देखेंगे स्त्रियों की स्थिति बड़ी उच्च रही है भारत में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है। अब ये समझ लेते हैं कि भाई सेक्स क्या होता है, क्योंकि परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर? ध्यान रखेंगे। प्रश्न है आपका तीसरा नंबर,
सेक्स का अर्थ लिखिए। सेक्स का क्या अर्थ होता है? देखिए, सेक्स शब्द जो है वो जैविक महिला और जैविक पुरुष के बीच के अंतर को प्रदर्शित करता है, सामाजिक नहीं। ये जैविक होता है, शारीरिक होता है। जैविक माने शारीरिक चीज़ें, ठीक है। अतः जब एक नवजात शिशु पैदा होता है तो उसका सेक्स के आधार पर लड़का या लड़की के रूप में निर्धारण कर दिया जाता है। लड़का एवं लड़की के अनुरूप इस चरित्र चित्रण का आधार क्या होता है? जनन अंग होता है। जो पुरुष और महिलाओं के जनन अंग होते हैं वो डिसाइड करते हैं कौन महिला है और कौन पुरुष है, कौन है नर है, कौन मादा है। तो ये सेक्स डिसाइड करता है। जबकि जो सामाजिक जो वैल्यूज, सामाजिक मूल्य वगैरह होते हैं वो एक प्रकार से डिसाइड करते हैं, जो एक प्रकार से शुरुआत में मैंने चीज़ें आपको समझाई थी, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। थोड़ा सा मैं 1 मिनट, ठीक है। तो चले जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार सेक्स का अर्थ क्या होता है। तो ये मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। तो जब इस प्रकार से विपरीत सेक्स में जैविक अंतर होता है, जैविक मतलब शारीरिक अंतर होता है, एवं और वैचारिक अंतर किसमें होता है? समाज के द्वारा ये बताया जाता है कि भाई आप में अंतर है, वो होता है जेंडर, ठीक है। वो जेंडर होता है और लिंग होता है, यानी कि सेक्स और जेंडर का मतलब लिंग ही होता है हिंदी में, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी में दोनों का मतलब अलग होता है। तो विपरीत सेक्स में जैविक अंतर होता है एवं मुख्यतया सभी व्यक्ति कुछ संदिग्ध मामलों को छोड़ करके एक या दूसरे सेक्स में पैदा होते हैं। यद्यपि संदिग्ध मामले जैसे कि जो लेस्बियन और गे होते हैं, लेस्बियन और गे ये दो होते हैं। जो गे होते हैं वो पुरुष पुरुष में एक प्रकार से अट्रैक्ट होते हैं और लेस्बियन महिला महिला से अट्रैक्ट होती हैं। तो ये चीज़ें इनको छोड़ करके, ठीक है, कुछ विशेष या सभी व्यक्ति यानी कुछ व्यक्तियों को संदिग्ध मामलों को छोड़ करके एक दूसरे सेक्स में पैदा होते हैं। यद्यपि यह तर्क दिया जाता है कि एक या दूसरे सेक्स में पैदा होने के विपरीत व्यक्तियों को विशिष्ट लैंगिक अपेक्षाओं तथा भूमिकाओं के आधार पर समाजीकृत कर दिया जाता है। जैविक आधार पर पुरुषों को पुरुष तत्व संबंधी भूमिका निभानी सिखाई जाती है और सामाजिक रूप से पुरुष तत्व के अनुरूप सोचने और कार्य करने के लिए बच्चे को बताया जाता है। जबकि जो महिलाएं होती हैं, जैविक महिलाएं नारी तत्व संबंधी भूमिका निभाना सीखती हैं और वे सामाजिक रूप से नारी तत्व के अनुरूप सोचती हैं, वैसा ही कार्य करती जैसा समाज में नारी का एक काम होता है। जैसा कि सिमोन डी बेवायर ने कहा भी था कि कोई भी पुरुष पैदा नहीं होता बल्कि बना दिया जाता है, कोई भी महिला पैदा नहीं होती है बल्कि उसको बना दिया जाता है। कौन बनाता है? समाज बनाता है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। यानी कि पहले तो जैविक अंतर जरूर होता है लेकिन जो मानसिक अंतर है वो समाज के द्वारा उनमें भरा जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा दोनों पर टिप्पणी देख लेते हैं। सेक्स बनाम लिंग, यानी सेक्स और लिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यानी सेक्स और जेंडर के बीच में टिप्पणी करें तो सेक्स बनाम लिंग। तो स्वास्थ्य देखभाल एवं लिंग आधारित हिंसा के प्रति अपनी प्रतिक्रिया हेतु एक लैंगिक परिप्रेक्ष्य समाविष्ट करना अनिवार्य होता है। इसीलिए लिंग का सेक्स के विरोध में अर्थ समझना विवेचनीय हो जाता है, ठीक है। दोनों में अंतर वैसे कुछ ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर होता है और वही अंतर जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके जानने के योग्य चीज़ें हैं। पहला पॉइंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, WHO के अनुसार WHO कहता है कि सेक्स जो होता है पुरुष और महिला को जैविक और शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्णित करता है कि कोई व्यक्ति पुरुष है तो उसमें ये अंग होते हैं इसलिए पुरुष है, और महिलाओं में अलग अंग होते हैं, यानी शारीरिक अंतर होता, शारीरिक एक प्रकार से डिफरेंसेस होते हैं महिला और पुरुष में। तो उन लक्षणों के आधार पर एक प्रकार से डिसाइड करता है सेक्स। इसी प्रकार यह भी हमेशा संभव नहीं है कि सेक्स महिला पुरुष को द्विविभाजित रेखाओं में परिभाषित करे, क्योंकि यह अंतर लैंगिक व्यक्तित्व के द्वारा स्पष्ट प्रदर्शित किया जाता है, यानी लिंग के हिसाब से ये अंतर होगा। दूसरा होता है आपका लिंग यानी जेंडर, ये सेक्स के बारे में बताएगा। जेंडर क्या है? सामाजिक संरचित भूमिका, व्यवहार, गतिविधियों एवं लक्षणों के आधार पर पुरुष और महिला को जिसको एक प्रदत्त समाज स्वीकृत करता है कि एक महिला को ये काम करना चाहिए, एक पुरुष को ये काम करना चाहिए माना जाता है। जबकि सेक्स इससे संबंधित जैविक कार्य आनुवांशिक रूप से अभिकर्मित होता है, यानी सेक्स डिसाइड आनुवांशिक होता है और जो एक प्रकार से लिंग होता है ये एक प्रकार से सामाजिक डिसाइड होता है, सोशल डिसाइड होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो जैविक कार्य आनुवांशिक रूप से अभिकर्मित है, लैंगिक भूमिका और सामर्थ्य संबंधों को परावर्तित करते हैं, वे सामाजिक संरचित समय और सांस्कृतिक भिन्नता के कारण से पृथक होते हैं और सहज अनुगामी होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है
तीसरा पॉइंट है कि एक प्रदत्त समाज विशेष रूप से आर्थिक सामाजिक भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व जो पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त होती है उसको वर्णित करता है। तो एक प्रदत्त समाज विशेष जो होता है वो क्या करता है, प्रदत्त माने प्राप्त हुआ, समाज जो होता है वो विशेष रूप से आर्थिक सामाजिक भूमिकाएं और उत्तरदायित्व महिलाओं के और पुरुष के सभी डिसाइड करता है कि भाई एक महिला के क्या सिचुएशंस या क्या एक प्रकार से कर्तव्य होंगे समाज के दृष्टिकोण से और एक पुरुष के क्या कर्तव्य होंगे, ये सारी चीज़ें समाज डिसाइड करता है। और पहले से ही बता दिया था कि भाई आपको ये करना है ऐसे, ये जैसे गांव वगैरह में या महिलाएं जो होती हैं वो बच्चियों को बताती, लड़कियों को बताती कि तुम लड़की हो, तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, महिला स्टेट सब्जेक्ट लॉ क्या है। मतलब कि ये तो आपका 3 प्रश्न मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, 4 क्वेश्चंस बाकी। अब ये थोड़ा सा और देख लें, ये चूँकि आपकी विशेष यूनिवर्सिटी संबंधित जो एक प्रकार तमाम प्रकार की चीज़ें उनसे रिलेटेड है और भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए, तो छोटे छोटे कुछ प्रश्न हैं जो कि अति लघु उत्तरीय में आ सकते हैं। महिला सब्जेक्ट लॉ क्या है, तो जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से में जन्मी लड़की जो होती है वो किसी अन्य राज्य के युवक से शादी कर ले तो उसके राज्य से जुड़े मौलिक अधिकार एक झटके में ख़त्म हो जाते हैं। ये महिला सब्जेक्ट लॉ था। लेकिन महिला सब्जेक्ट लॉ जो है एक प्रकार से जब से ख़त्म कर दिया गया, जब से 370 धारा का अंत किया गया। धारा 370 जो थी वो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देती थी। जम्मू कश्मीर में अलग से संविधान होता था, जम्मू कश्मीर अलग से झंडा रखता था। जम्मू कश्मीर में एक प्रकार से अगर उस वहाँ की लड़की किसी दूसरे राज्य की लड़की से मतलब लड़के से शादी कर ले तो उसके सारे मौलिक अधिकार जो जम्मू कश्मीर में उसको मिलते थे सब खत्म कर दिए गए थे। लेकिन अब जो है ऐसा कर सकती है महिलाएं, यानी कि ये एक प्रकार से महिला जो स्टेट सब्जेक्ट लॉ है, महिला स्टेट सब्जेक्ट लॉ जो एक प्रकार से है, ये एक प्रकार से जम्मू कश्मीर के लड़कियों से संबंधित एक नियम है जो कि एक प्रकार से अगर यहाँ की लड़की जम्मू कश्मीर की किसी अन्य राज्य के लड़कों शादी कर ले तो उसके सारे मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते थे एक झटके में। ये था। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, नागरिक अधिकारों की प्रसंविदा में नागरिक अधिकार क्या है। नागरिक अधिकारों की प्रसंविदा में नागरिक अधिकार निम्नलिखित है। पहली बात तो नागरिक अधिकार क्या है, हर व्यक्ति का नागरिक अधिकार होता है कि जीवन की स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार, यानी कि हर व्यक्ति को एक प्रकार से जीने का स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति जी सकता है और हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा से रिलेटेड काम कर सकता है, ठीक है, सुरक्षा का अधिकार उसको। दूसरी बात, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता, जैसे आप बोलते हैं, हम बोलते हैं, तो आप किसी व्यक्ति को कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, अब गाली दोगे तो वो भी आपको गाली देगा, मारेगा। आप उससे अगर ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और अन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अब किसी को थोड़ा सा अलग कर दो कि ऐसी बानी बोलिए जुड़ते झगड़ा होए और उससे झगड़ा ना करो जे तुझसे तगड़ा होए। कुछ लोगों ने बनाया इसको, जो एक प्रकार से बहुत जो थोड़ा सा ऐसे लड़के होते हैं जो कि देखें, जो लड़के पढ़ने में बड़े तेज होते हैं, बहुत ज़्यादा मजाकिया भी होते हैं, बहुत ज़्यादा हंसमुख होते हैं और बहुत ज़्यादा जगह अवधि में कहा जाता है बहुत मुरहा होते हैं, ठेलुहा जगह कहा जाता है। तो ऐसे लड़के जो पढ़ने में तेज होते हैं बहुत ठेलुहा भी होते हैं। तो वही सब यही जो तिकड़म तीन तिकड़म यही करने लगते हैं, ठीक है, ये चीज़ें बताते रहते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है, इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रेस की स्वतंत्रता भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, भारतीय संविधान की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 का ए है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है। तीसरा जो होता है स्वतंत्र मतलब नागरिक अधिकार, एक प्रकार से नागरिकों के अधिकार में वह है विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हर व्यक्ति अपने विचार या किसी के दूसरे के विचारों को फॉलो कर सकता है। हर व्यक्ति अपना आइडियल बना सकता है कि भाई मैं इस विचार को फॉलो करूंगा, मैं इस विचार को फॉलो करूंगा, अपने हिसाब से वो व्यक्ति डिसाइड कर सकता है, ठीक है, यानी उसके विचार कुछ भी हो सकते हैं। इसके अलावा विधि के समक्ष समानता सभी, विधि का मतलब समानता क्या होता है, विधि माने होता है कानून, यानी कानून के नज़र में जो हैं वो सभी समान हैं। अब चाहे एक निरहू हुए और चाहे एक राजा का लड़का हुए, सब एक प्रकार से बराबर है, ठीक है। यानी कि निरहू का मतलब तात्पर्य ये है कि कोई बहुत एक प्रकार से रामू, निरहू या एक प्रकार से मूसे, ऐसे छोटे जो नाम होते हैं ये बेसिकली छोटी जातियों के नाम होते हैं, या फिर एक प्रकार से बहुत गरीब लोगों के नाम होते हैं। तो चाहे कितना भी आप गरीब हो, कितना अमीर हो, आप कितना एक प्रकार से नीची जाति के हो चाहे ऊंची जाति के हो, चाहे एक प्रकार से इस धर्म के हो चाहे उस धर्म के हो, दुनिया भर के किसी धर्म के हो, तो कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति को हो, महिला हो पुरुष हो, जो समानता असमानता के भेद समाज में पहले होते थे वो सारे के सारे भेद खत्म हो जाते हैं और विधि यानी कानून के नज़र में हर एक व्यक्ति समान है, हर एक व्यक्ति इक्वल है। ये बात विधि के समक्ष समता की बात है। पांचवी होती दासता तथा बालाश्रम का निषेध किया गया। अच्छा, विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में कहा गया है, ठीक है।
अनुच्छेद 14 बताता है भारतीय संविधान का। दास्ता तथा बालाश्रम का निषेध अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है। ये मतलब कि दास्ता मतलब होता है कुछ पहले क्या होता था कि भाई आप किसी को बंदी बना करके या किसी को प्रताड़ित करके बल या अपने बल का प्रयोग करके, बलात् माने ज़बरदस्ती, बलात्कार बोलते नहीं, बलात्कार यानी ज़बरदस्ती जी, ठीक है। ऐसे ही बालाश्रम होता है जो ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति को बंधक बना करके काम करवाया जाता है, या किन्हीं मजबूरी में किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को फंसा करके ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, वही बलात्श्रम होता है। बलात्श्रम और एक प्रकार से जो ऐसे तमाम प्रकार के व्यभिचार थे, महिलाओं को बेचा जाता था, उन सभी को ख़त्म किया गया अनुच्छेद 23-24 में। तो ये भी एक प्राकृतिक अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा मतलब इस पर निषेध माने होता है ख़त्म किया जाए। इसके अलावा यातना अथवा उत्पीड़न से सुरक्षा, ये सब एक प्रकार से प्राकृतिक अधिकार, मतलब ये सब नागरिक अधिकार है किसी भी देश के नागरिकों के, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो मानवीय संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ 1993 में पारित हुआ है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न। ये सब अति लघु उत्तरी में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, चौथा क्वेश्चन आ चुका है, उपेक्षित महिलाओं के लिए भरण पोषण का प्रावधान किस संहिता में किया गया है? तो दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 125 में महिलाओं के लिए, उपेक्षित महिलाएं ऐसी महिलाएं जिनका कोई नहीं है, उनके लिए भरण पोषण का प्रावधान किया गया है। 1973 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में आई थी, उसकी धारा है 125, उसमें बताया गया है कि उसके भरण पोषण की व्यवस्था कौन करेगा। इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार कई सारे हैं। पहला है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है, इसमें क्या है कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं और कहीं पर जाकर के रह सकते हैं, कहीं पर बस सकते हैं, कहीं पर धंधा खोल सकते हैं, ठीक है। और किसी मतलब कि वो बोलने की स्वतंत्रता, तमाम प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरी बात, जीवन और समुचित जीवन यापन का अधिकार। तीसरा है काम की न्यायोचित दशाएँ। पाँचवा है स्वास्थ्य, आपका मतलब कि स्वास्थ्य अपना देखभाल कर सकते हैं। शिक्षा, ये सब अधिकार एक प्रकार से आपके हैं, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार हैं जो कि एक व्यक्ति को दिए जाते हैं किसी भी देश में, ठीक है। भारत में मिले हैं, बाकी देशों का मेरे को पता नहीं। हालांकि अधिकतर अमेरिका से ही भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लिया गया है। अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में भी हैं, और भी दुनिया के तमाम देशों में। कुछ देशों में कुछ अधिकार कम है, कुछ अधिकार ज़्यादा है। क्लियर? लोकतंत्र में बेसिकली ये सारे अधिकार होते हैं। अगला प्रश्न, छठा नंबर, कुपोषण होने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो आहार में उचित मात्रा में कैलोरी यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, वसा, खनिज लवण, ये सब आयरन, कार्बोहाइड्रेट और ना मिल पाने के कारण से कुपोषण हो जाता है। कुपोषण का एक प्रमुख कारण होता है अज्ञानता और अशिक्षा। जब आप नहीं जानते क्या खाने से या हमको कितना खाना खाना चाहिए, ज़्यादा खाना खाना एक प्रकार से नहीं होता है सुपोषण। ज़्यादा खाना खाने से आप सुपोषित नहीं हो जाएंगे। आप उचित मात्रा में, जब आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा देते हैं, शरीर को हष्ट-पुष्ट रखते हैं। इसके अलावा जब आपके भोजन में विटामिन्स होंगे, विटामिन्स और खनिज लवण, खनिज लवण में आपके फास्फोरस, कैल्शियम, ठीक है, ये सब मैग्नीशियम वगैरह, आयरन वगैरह हो गए, आयोडीन हो गई, ये सब आपके खनिज लवण है। तो जब ये सब शरीर में होते हैं और तमाम सारे विटामिन्स, तो विटामिन्स और खनिज लवण आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं, जो कि आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाते हैं, ताकि आपके शरीर में जो रोग आते हैं तो रोग से लड़ने की पावर जो होती है आपके शरीर में होती है, और उससे क्या होता है, रोग को हरा देते हैं आपकी शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है, और इस तरह से वो हो जाता है। जबकि प्रोटीन जो होता है बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, शरीर में मसल्स का निर्माण करता है, कोशिकाओं के और ऊतकों के टूटने पर उसकी मतलब कि कोशिकाओं को बनाता है, ऊतक को बनाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सातवां क्वेश्चन से, महिलाओं को कुपोषण का सामना किन कारणों से करना पड़ता है? तो सबसे पहली बात, कुपोषित महिलाएं गरीबी से कुपोषित व्यक्ति हो जाते हैं। अन्न की अगर कमी है तो भी कुपोषण का शिकार होना पड़ता है महिलाओं को। इसके अलावा परिवार में महिला का निम्न स्तर अगर है तो भी। इसके अलावा रूढ़ियाँ और परंपराओं की वजह से कभी कभी क्या होता है कि भाई बहुत सारी महिलाएं होती हैं कि हफ्ते भर में लगभग 4 दिन तो भूखी रहती हैं। भूखी मतलब क्या होता है, व्रत रहती हैं। कभी कभी एक प्रकार से महिलाएं भूखी रहने के चक्कर में एक प्रकार से 10-10 दिन 20-20 दिन भूखी रहती हैं, ठीक है, व्रत रहती हैं, खाना ही नहीं खाती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो मोटी होने के चक्कर में नहीं खाती हैं, कुपोषण का शिकार हो जाती हैं। और महिलाएं बेसिकली गरीबी से ही कुपोषण होता है। बाकी चूँकि जब अमीर आप होंगे, तमाम प्रकार के प्रोडक्ट ऐसे चल गए हैं कि भाई आप खाना नहीं भी खाएंगे तो भी आप सुपोषित रहेंगे, ठीक है। गरीबी सबसे ज़्यादा एक प्रकार से वो चीज़ें होती जिसके कारण से व्यक्ति कुपोषित होते हैं। आठवां क्वेश्चन से, शिक्षा के विस्तार के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में क्या क्या प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं? दृष्टिगोचर मतलब दिखाई पड़ते हैं।
भारतीय समाज में जब शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, शिक्षा का विस्तार हुआ, तो हमको कौन कौन से एक प्रकार से अंतर दिखाई पड़ते हैं। पहला अंतर, स्त्री पुरुषों में परस्पर समयक मानवीय सम्मान की भावना विकसित हुई है। यानी स्त्री पुरुष को बराबर सम्मान समाज अब देने लगा है। स्त्रियों को और पुरुषों को दोनों के प्रकार से तमाम प्रकार के जो है सिचुएशंस में समान स्थिति प्राप्त होने लगी है। स्त्रियों को भी एक प्रकार से हर एक काम के लिए अच्छा समझा जाने लगा है और स्त्रियाँ कंधे से कंधा मिला करके पुरुषों के साथ खड़ी हुई हैं। दूसरी बात, महिलाओं के स्तर में बुनियादी बदलाव आया है। ठीक है। तीसरी बात, महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। चौथी बात, पर्दा प्रथा में कमी आई है शिक्षा के प्रसार से, यानी जो घूंघट वगैरह वाली प्रथा थी उसमें कमी आई है। जो हिजाब वगैरह पहनने वाली बात थी उसमें भी कुछ कमी आई है। ठीक है। इसके अलावा दहेज प्रथा से राहत, महिलाओं को बेहतर बौद्धिक विकास होता है। ठीक है। दहेज प्रथा से राहत मिली है, चूँकि जब महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं तो उससे क्या हो जाता है, जो दहेज मांगता है वो एक प्रकार, अगर महिला की शादी हो, मतलब कि महिला कमाती, यानी कि लड़की कोई मास्टर है, कोई बैंक में काम करती है, तो दहेज लोग मांगते भी नहीं हैं। ठीक है। क्यों नहीं मांगते? चूँकि लड़की कमा रही है, तो उनको पता है कि भाई भविष्य में अगर इसको शादी हो जाएगी इससे हमारी, तो भाई हमारा लाइफ सेट है। तो लड़कियां आजकल चूँकि क्या है, हर व्यक्ति स्वार्थी है। लड़कियों की बात की तो लड़कियां भी स्वार्थी हैं। उसको ऐसा ही हस्बैंड चाहिए जिसकी सरकारी जॉब हो या कि एक प्रकार से खूब दबुआ पैसा कमाता हो। और इसके अलावा सुंदर उंदर अब मैटर नहीं करता कि आपकी गढ़न कितनी अच्छी है, आँखें कोमल है कि नहीं, रेशमी जुल्फ है कि नहीं, शरबती आँखें हैं, गोलुआ गढ़न है, ये सब है कि नहीं है, ये सब ना देखती हैं अब लड़की है। आप सीधा है कि पैसा अगर आपके पास है तो आपसे शादी करने के लिए आपके शादी के बहुत रिश्ते आएंगे। लेकिन अगर आप पैसा ना कमाओ और बहुत खूबसूरत हो, एकदम हीरो हो, अच्छे कुमार इस दिखाओ, लेकिन तब तोहरे खातिर रिश्ता ना आए, शादी के ब्याह ना आए। लेकिन अगर तू पैसा रुपया कमात हो तो 4-5 जने तुम्हें रास्ता चल पूछे का हो बिहावा करबो, तो तुम्हें काहे पड़े कि भैया ना ही करबे, भाई बादिम करबे। तो इस तरीके से तो इससे क्या होता है कि भाई जब ऐसी मानसिकता बन गई कि ऐसे पुरुष या ऐसे बच्चे जो कमाते हैं उनसे ही केवल एक प्रकार से उनके यहाँ भी शादी करनी होती है, तो लोग दहेज के लेकर के एक प्रकार से प्रेरित होते हैं, लोग दहेज लेते हैं। चूँकि लड़कों की मानसिकता धीरे धीरे किस लिए बदल रही है, चूँकि वो सोचते हैं कि जब भाई सरकारी नौकरी चूँकि मिल नहीं रही है, बड़ी मेहनत करके बच्चे पढ़ते हैं, अगर मिल गई सरकारी नौकरी तो मेहनत किया है, इतना दिन तक कष्ट सहा है। ठीक है। क्योंकि जब क्या होता है कि भाई मेहनत की, पूरा दिन रात पढ़ाई करी, उसके बाद में जब शादी का नंबर आए तो पता चले कि भाई दहेजो ना पावे बेचारे, मोटरसाइकिलियों ना पावे, अगर ब्याहे में 4 चक्कों ना पावे तो परेशान हो जाए कि बताओ उतना मेहनत करके पढ़े न, यही लालच में कि 4 चक्का मिले, 4 चक्कों नहीं मिला। तो कभी कभी ये भी प्रेरित करता है समाज में कि भाई लोग दहेज लेते हैं। लड़कियां के जो माता पिता हैं वो भी सरकारी सर्विस वाले बच्चों के यहाँ या फिर ऐसे बच्चों के यहाँ भेजते हैं अपने लड़कियों को, ताकि उनका जो पति है उनको खिला पिला सके, उनका ख्याल रख सके। ठीक है। अगर इसके बजाय लड़की के माता पिता ये सोचें कि हम अपनी बच्ची को अगर पढ़ाएंगे तो बच्ची हमारे पढ़ के DM SDM जब बन गई हैं, ठीक है, तो जो उन्होंने गाना चला है कि हमारा जनाता बबुआ GM हुई हैं, तो अगर GM और DM SDM PM राजा धीराज महाराज ये सब बनावे है तो शिक्षक ज़रूरत है। ठीक है। गाना गाए से DM SDM क्यों ना बने। ठीक है। तो हमारा जनाता बबुआ GM हुई हैं, नाना ये तो PM हुई हैं, हिंद के सितारा, एक गाना बड़ा पंचायत वेब सीरीज में चल रहा है। ठीक है। हालांकि मैंने देखी नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझसे बताया गुरुजी आपने पंचायत वाली वेब सीरीज़ देखी? मैंने कहा भाई नहीं देखी। काहे नहीं देखा गुरुदेव, देख लीजिए। हम कहा भैया टाइम नहीं मिलता वेब सीरीज़ देखने का, क्योंकि कौन 3-4 घंटा वेब सीरीज़ देखेगा। अच्छा, जब इस सभी को देखो वेब सीरीज़ या हुआ सीरियल हुआ तो लगातार आप देखते रहोगे तो बड़ा लंबा समय निकल जाता है। तो इसीलिए दहेज प्रथा से राहत मिलेगी जब शिक्षा का विस्तार होगा। महिलाओं का बेहतर बौद्धिक विकास हो पाएगा जब एक प्रकार से पढ़ेंगी। इसके अलावा महिलाओं के आर्थिक जीवन को संरक्षण मिलेगा और एक प्रकार से दहेज को लेकर के महिलाओं को उत्पीड़ित नहीं किया जाएगा। महिला अगर पढ़ी लिखी होगी तो उसको कोई दबोच नहीं पाएगा, उसको ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा पाएगा। ठीक है। और तमाम प्रकार की जो उत्पीड़न होता है, घरेलू हिंसा और ऑनर किलिंग, ये समस्याएं नहीं आएंगी। समाज सुधारकों के द्वारा समाज में व्याप्त किन किन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है। राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग वगैरह ने मिलकर के 1829 में। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया गया, उसको प्रोत्साहन दिया गया। बाल विवाह पर रोक लगा दी गई। महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति के अधिकारों की उपेक्षा जैसी समस्याओं को दूर किया गया। मतलब कि क्या था, पहले महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं था, यानी कि एक पुत्री का पिता के संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता था। आज क्या है,
आज एक पुत्री का भी उतना अधिकार है जितना एक पुत्र का होता है अपने पिता की संपत्ति में। ठीक है, लोग लेती इसलिए नहीं क्योंकि जहाँ पर शादी पिताजी उनके कर देते हैं वहाँ पर एक प्रकार से उनको उनके लिए दहेज वगैरह की व्यवस्था करके देते हैं कहीं किसी तरीके से, तो वहाँ पर शादी कर दे तो वहाँ पर भी उनके हस्बैंड के भी कुछ खेत होते हैं, इसीलिए व्यवस्था चल रही है। नहीं तो एक पुत्री का भी एक प्रकार से उतना ही हक होता है जितना एक पुत्र का होता है उसके खेती और उसके धन में। ठीक है, तो इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास लगातार विद्वानों ने किया। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। समाज के जिन बुद्धिजीवियों ने स्त्रियों की गिरती हुई दशा को सुधारने का कार्य किया उनके नामों का उल्लेख कीजिए। तो उनमें राजा राम मोहन राय जी हैं, ईश्वरचंद विद्यासागर जी हैं, केशवचंद सेन जी हैं, गोविंद रानाडे जी, महर्षि कर्वे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन सभी विद्वानों का नाम आता है। ठीक है, क्या हुआ भाई, एक मिनट, चले, मुझे लगा कुछ आवाज़ आई। चले, 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। महिलाओं की बेहतरी के लिए बने विभिन्न महिला शिक्षा आयोगों के नामों का उल्लेख करते हुए उनके द्वारा किए गए बहुमूल्य सुझावों को बताएं। तो देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा समिति बनाई गई, नारी शिक्षा की राष्ट्रीय समिति बनी, स्त्री शिक्षा सार्वजनिक सहयोग समिति, कोठारी कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति परीक्षण समिति, केंद्रीय सलाहकार समिति, इन सभी आयोगों व समितियों ने महिलाओं की शिक्षा की गुणवत्ता यानी क्वालिटी में सुधार के लिए सुझाव के साथ साथ स्त्रियों की शिक्षा की ओर आकर्षित करने का सुझाव भी दिया ताकि स्त्रियां एक प्रकार से इस प्रकार की शिक्षा को ग्रहण कर पाएँ, यानी ये सब काम किए गए। 12 नंबर क्वेश्चन से कोठारी शिक्षा आयोग ने भारतीय शिक्षा में गतिशीलता का सार्थकता लाने के लिए शिक्षा में किन उपायों का उल्लेख किया है। तो शिक्षा को उत्पादन के साथ जोड़ने का प्रयास किया, शैक्षणिक कार्यक्रमों के द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता पर बल देना, शिक्षा के द्वारा प्रजातंत्र को विकसित करना, सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, इसके अलावा शिक्षण मनोवृत्ति और मूल्यों के द्वारा कौशल का विकास करते हुए समाज का आधुनिकीकरण करना, ये सब एक प्रकार से कोठारी कमीशन के द्वारा बताया गया। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका। 13 नंबर प्रश्न है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट करें। देखिए, शिक्षा समाजीकरण में सहायक है, पहली बात। सोशलाइजेशन में शिक्षा बड़ी जरूरी है इसकी। इसके अलावा शिक्षा व्यावसायिक कुशलता और प्रशिक्षण देने में भी सहायक है। इसके अलावा शिक्षा गुणों और योग्यता की अभिवृद्धि करती है, यानी कि आपके अंदर क्वालिटी और आपकी जो योग्यता है, आपकी जो ग्रोथ है उसमें डेवलपमेंट करने में महत्वपूर्ण होती है शिक्षा। इसके अलावा शिक्षा जो होती है संस्कृति के संरक्षण और हस्तांतरण में सहायक है, क्योंकि संस्कृतियाँ जो होती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं और ज़रूरी होता है संस्कृति का एक प्रकार से ऐसे हस्तांतरण होना, उसमें भूमिका कौन निभाता है, शिक्षा निभाती है। इसके अलावा शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाती है। ठीक है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति ज्ञानी बनता है और कहीं पर समाज में बोलने और बैठने उठने के योग्य होता है। 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, शिक्षा से क्या अभिप्राय है। शिक्षा से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा समाजीकरण का एक सशक्त साधन है। शिक्षा हमारा मार्गदर्शन करती है। शिक्षा मात्र नौकरी करने का साधन नहीं है। ठीक है, कि शिक्षा केवल नौकरी के लिए की जाए, शिक्षा के द्वारा आप कई भी काम कर सकते हैं और शिक्षा बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है किसी भी महिला के लिए, किसी भी पुरुष के लिए। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, हंसा मेहता समिति की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद के द्वारा हंसा मेहता समिति की नियुक्ति की गई तथा हंसा मेहता को समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, इसीलिए इस समिति का नाम हंसा मेहता समिति रखा गया, चूँकि हंसा मेहता इसकी अध्यक्ष थी। ठीक है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद के द्वारा। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महिलाओं के हित में अपने प्रयत्नों के बाद कौन सा एक्ट पारित किया था। तो हिंदू मैरिज एक्ट पारित किया था। इसके अलावा हिंदू सक्सेशन एक्ट और माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट और हिंदू ऑप्शन एंड मतलब कि मेंटेनेंस एक्ट, ये एक प्रकार से एक्ट पारित करवाया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महिलाओं के हित में। महिलाओं के हित में अपने प्रयत्नों के द्वारा इन्होंने 4 महिलाओं से संबंधित एक्ट पारित करवाया। पहला हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1952 मतलब 1954-55 में आया। इसके अलावा हिंदू सक्सेशन एक्ट, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, ठीक है। इसके अलावा हिंदू ऑप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये 4 एक्ट जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में पारित हुई, जो कि महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं के उत्थान से रिलेटेड है। 17 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, फटाफट से आप देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, निजी कानून क्या है तथा उनमें व्याप्त भिन्नताएं कौन कौन सी हैं।
निजी कानून, देखिए उत्तराधिकार को लेकर के ये निजी कानून है। विवाह, तलाक और बच्चों के संरक्षण के मामलों में विभिन्न धर्मों पर आधारित उनके अलग अलग कानून हैं। मतलब कि हिंदू धर्म में उत्तराधिकार का अलग नियम है, विवाह का अलग नियम है, ठीक है, तलाक वगैरह का अलग नियम है। हालांकि तलाक का नियम हिंदू में नहीं था, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम या विशेष विवाह अधिनियम 1955 में जो आया, उसके द्वारा तलाक की अधिनियम की बात जो है हिंदुओं में कर दी गई। और तलाक को हिंदुओं में विवाह विच्छेद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विवाह विच्छेद यानी विवाह भंग हो जाना ही वो होता है। चूँकि विवाह हिंदुओं में संस्कारों का बंधन होता है, इसलिए विवाह हिंदुओं में भंग नहीं होता, ठीक है। तो ये एक प्रकार से उत्तराधिकार अधिनियम, उत्तराधिकार मतलब होता है अपने पिता के या अपने बप्पा के संपत्ति में जो मिलता है। ऐसे खेत है 10 बीघा, 4 लड़का हैं तो कई बीघा पड़े भैया, या 5 लड़का मान लेते हैं तो 2 लड़का है और 10 बीघा खेत है, तो 2 लड़का में कितना कितना पड़े, 5-5 बीघा पड़े। अब 5-5 बीघा खेत में पड़ा। ऐसे पापा अगर घर बनवाए हैं कोनो, तो जैसे 4 कमरा घर है तो 2 कमरा जो है उनका होगा, मतलब आपके भाई का, 2 कमरा आपका होगा, यानी कि आधा आधा बंटवारा होगा। तो ऐसे ही पहले केवल पुरुषों का अधिकार था उत्तराधिकार में, लेकिन अब महिलाओं को भी एक प्रकार से अधिकार है कि वो अपने बप्पा के हिस्सा, मतलब बप्पा के धन में, संपत्ति में हिस्सा बांट सकती हैं। लेकिन एक प्रकार से अगर ना चाहें तो वो नहीं लेती हैं, ये बात भी ध्यान रखें। कुल मिलाकर के ये है कि पिता के एक प्रकार से संपत्ति में हिस्सा महिला और पुरुष का बराबर दोनों का हो गया है। महिलाएं नहीं लेती हैं क्योंकि वो अलग पा जाती हैं। भारत का संविधान देश के निजी कानूनों में व्याप्त तमाम असमानताओं के मद्देनज़र राज्य में यह आग्रह करता रहा है कि वह समान नागरिक संहिता बनाने की कोशिश करे, जिससे कि निजी कानून में व्याप्त भिन्नताओं की समाप्ति की जा सके। कुल मिलाकर के ये है कि जो अलग अलग कानूनों में, जैसे कि मुस्लिम कानून में शरीयत का एक प्रकार से लोग पालन करते हैं। शरीयत का मतलब होता है जो सऊदी अरब वगैरह या फिर जो ईरान वगैरह में जो नियम कायदे चलते थे, अरब यानी कि अरबी कंट्रीज़ में, यानी मुस्लिम कंट्रीज़ में या मुसलमान धर्म में जो चीज़ें बताई गई, जैसे कि वहाँ पर चोरी करने, अगर आप चोरी करते तो आपका हाथ काट लिया जाएगा, ठीक है। यानी सट्टे साठे समाचार या टिट फॉर टैट वाली फंडा है, ठीक है। तो कुछ नियम एक प्रकार से जो मुस्लिम लोग हैं वो शरीयत का फॉलो करते हैं, विवाह वगैरह संबंधित और तलाक वगैरह से रिलेटेड। लेकिन इसमें चाहिए क्या, अगर जो है इसमें अगर मान्यताएं देखें या हिंदुओं में जो बुराइयां हैं, खास करके हिंदू विवाह में, तो चूँकि विवाह विच्छेद की कोई व्यवस्था नहीं थी तलाक की, तो महिलाओं को अगर आप प्रताड़ित करोगे, दारू पी के आओगे घर में, रोज़ बवाल करोगे, मारोगे, तो कितनी देर कोई महिला सहेगी। तो इसलिए ज़रूरी था विवाह विच्छेद का होना। लेकिन विवाह विच्छेद का लोग गलत फ़ायदा इसलिए उठा लेते हैं क्योंकि विवाह विच्छेद के नियम नहीं होते, कोई नियम नहीं था। मतलब मुसलमानों में क्या था, पहले केवल पुरुष ही तलाक देते थे, पुरुष ही स्त्रियों को छोड़ देते थे। तलाक तलाक तलाक, तो एक स्त्री हटी दूसरी से शादी कर ले, फिर दूसरी तो तलाक तलाक, तीसरी से शादी कर ले, कोई नियम कायदा नहीं, ठीक है। अब क्या है, अब अच्छा उसमें तलाक के बिद्दत, तलाक के इद्दत, तमाम प्रकार के तलाक के प्रकार हैं, कैसे कैसे तलाक दिए जाते हैं। लेकिन अब क्या है, जो कुछ कानून बना उसमें सुधार किया गया, महिलाओं को भी तलाक देने का अधिकार दिया गया, और उसके बाद में फिर तलाक पर कानून बना, और तलाक को लेकर के एक प्रकार से फिर स्त्रियों को और पुरुषों को समान अधिकार की बात करी जा रही है। हालांकि अब जाकर समान नागरिक संहिता हो जाएगी, ठीक है। समान नागरिक संहिता से क्या हो जाएगा कि इससे पूरा का पूरा सिस्टम जो होगा ठीक हो जाएगा, और सारे धर्म, सारे जाति, सभी में एक जैसे नियम हो जाएंगे। कोई धार्मिक नियम नहीं काम करेगा, एक संवैधानिक नियम काम करेगा। क्योंकि धर्म नियम तब बनाता है जब संवैधानिक नियम नहीं था, तो संवैधानिक नियम बन चुका है, परिवर्तन हो चुका है, तो ज़रूरी है भाई धर्म में परिवर्तन किया जाए। आपके धर्म में चूँकि भगवान ने कोई चीज़ आकर के यहाँ पर नहीं बताई, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा किसी बात का मेरे, कि मैं मुसलमान धर्म के बारे में ये बोल दिया या हिंदू धर्म के बारे में बोल दिया। देखिए, जो धार्मिक चीज़ें हैं, जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं, जो हम लोग करते हैं, वो एक प्रकार से हमारे पिताजी ने किया इसलिए हम करते हैं, उनके पिताजी ने किया था इसलिए उन्होंने किया था, या हम जैसा करें हमारे लड़का ऐसे करेंगे, तो ये एक प्रकार से वो करेंगे, चूँकि ये क्या है, चूँकि उन्होंने संस्कृति से सीखा है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी ये है कि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसलिए परिवर्तन को लेकर के आप कभी भी अड़े ना कि भाई आकर के धरना देने लगें कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है। गलत नहीं होता है, सरकारें जो करती हैं वो बहुत सोच समझ कर करती हैं, और बड़े बड़े आपके ही एक प्रकार से कौम के लोग एक प्रकार से रहते हैं, वो उन पर चर्चा होती, बड़े बड़े धर्म आचार्य होते हैं, वो लोग बैठते हैं, उनसे चर्चा होती, बड़े बड़े मौलवी होते हैं जो ज्ञानी होते हैं उस धर्म के बारे में। और जैसे हर एक धर्म के, जैसे हिंदुओं के धर्म के, मुसलमान के धर्म के, ये ईसाई धर्म या जो भी धर्म के हैं, तो उनके धर्म की स्वतंत्रता तो है, लेकिन अब मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसी बात को लेकर के ये नियम नहीं लागू हो पाता। चूँकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए मौलिक अधिकारों का अगर हनन होगा, मौलिक अधिकारों का हनन ना करते हुए अगर एक काम किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। और बिल्कुल सरकारों को भी चाहिए ऐसा काम करें। हिंदू विवाह के लिए शर्तें कौन कौन सी हैं, तो 2 हिंदुओं के बीच विवाह
उस सूरत में अनुष्ठित किया जाता है जा सकेगा जिसमें निम्न शर्तें पूरी करती हो। पहली बात तो दोनों पक्षकारों में किसी का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित ना हो। हिंदू विवाह के लिए शर्त ये है, मतलब हिंदू विवाह मतलब दो विवाह, अगर हिंदुओं को दो विवाह दूसरा विवाह करना है तो उसके लिए क्या शर्तें हैं। पहली बात, अगर दोनों पक्षकारों में से किसी का यानी पति का या पत्नी विवाह के समय जीवित ना हो तब। दूसरी बात, विधि मान्य संपत्ति देने में समर्थ हों। तीसरी बात, मानसिक विकार से ग्रस्त ना हो। चौथी बात, संतान उत्पत्ति के योग्य हों। और पांचवी बात, उन्हें उन्मुक्तता का दौरा बार बार ना पड़ता हो। इसके अलावा वर ने 21 वर्ष की आयु और वधू ने 18 वर्ष की आयु विवाह के समय पूरी कर ली हो तो एक प्रकार से शादी करने के योग्य होते हैं। ठीक है, अगर दूसरी शादी करनी है, हिंदुओं में चूंकि दूसरी शादी का प्रावधान होता नहीं, अगर करनी भी है तो अगर दूसरी मतलब पहली पत्नी मर जाए या पहली पत्नी को लड़का ना हो तब उस दौरान आप शादी कर सकते हैं दूसरी। ठीक है, बाकी दूसरी शादी का कोई प्रावधान नहीं है। आगे देखते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 किन किन पर लागू होता है। तो हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 में आया था, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय समस्त भारत पर लागू होता है। इसमें एक प्रकार से शैव संप्रदाय, लिंगायत, बाह्य प्रार्थना, इसके अलावा आर्य समाज, ठीक है, और इन सभी अनुयायियों सहित ऐसे सभी व्यक्ति पर लागू होता है जो हिंदू धर्म के रूपों में या विकासों में एक प्रकार से मतलब विकल्पों में से किसी भी नाते से धर्म से हिंदू हैं। मतलब सिखों पर भी लागू होता है, चूँकि सिख वगैरह भी धर्म है, बौद्ध, पारसी, बौद्ध हो गए, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, ये सब एक प्रकार से हिंदू विवाह के अंतर्गत आते हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 इन सभी पर लागू होता है, खास करके जम्मू कश्मीर के राज्य पर छोड़ करके, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उस समय धारा 370 थी, लेकिन अब ये नियम एक प्रकार से सभी पर लागू होगा। 20 नंबर क्वेश्चन से, भरण पोषण अधिनियम क्या है। तो हिंदू पत्नी चाहे वह अधिनियम के आरंभ के पूर्व या पश्चात ब्याही गई हो, अपने जीवन काल में अपने पति से भरण पोषण पाने के लिए हकदार है, इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए होगी। मतलब कि ऐसी स्त्री मान लेते हैं कि शादी हुई, शादी के बाद में एक प्रकार से क्या हो जाएगा, उसका पति कहीं पर चला जाए या पति एक प्रकार से उसका व्यवस्था ना, मतलब पति एक प्रकार तलाक दे दिया, विवाह विच्छेद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में पति का कर्तव्य होगा कि उसका भत्ता, गुजारा भत्ता देना पड़ेगा पति को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज आपका आ चुका है 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न बड़ा ही ज़बरदस्त है। प्रश्न है जो है व्यावृत्तियाँ और निरसन से आप क्या समझते हैं। व्यावृत्तियाँ हिंदुओं में इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले अनुष्ठित ऐसे व्यक्ति विवाह के बारे में जो कि अन्यथा मान्य है, केवल इस तथ्य के कारण से यह न समझा जाएगा कि वह मान्य व कभी अमान्य या उसमें पक्षकार एक ही गोत्र या प्रवर के थे या विभिन्न धर्मों, जातियों या एक ही जाति की उपजातियां के हैं, ऐसे को लेकर के एक प्रकार से आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे, निरसन नहीं करेंगे, किसी को घर से बाहर नहीं निकालेंगे, किसी को नहीं मारेंगे। ठीक है, निरसन का मतलब निरसन तथा संशोधन अधिनियम 1960 का 58वीं धारा, जो 58 की जो धारा 2 है और प्रथम अनुसूची है, उसके द्वारा निरसित किया जाना एक प्रकार से बताया जाता है कि भाई आप किसी को इसलिए प्रताड़ित नहीं कर सकते कि तुम, या इस तरीके से विवाह को भंग नहीं कर सकते कि भाई तुम इस गोत्र के हो, इसके हो, इसको हो, इस कारण से आप नहीं भंग कर सकते। देवदारी एक्ट क्या है। देवदारी एक्ट कब पारित किया गया था और इसमें क्या प्रावधान है। 1943 में मुंबई सरकार के द्वारा देवदारी एक्ट पारित किया गया था, जिसके अनुसार देवदासी बनाने के लिए देवबंदी मतलब देवदासी बनाने के लिए की गई विधि या सरकार चाहे उसमें व्यक्ति की सहमति हो या ना हो गैर सरकारी मानी जाएगी। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन आपसे देखेंगे। प्रश्न, स्त्रियों और कन्याओं का अनौपचारिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 में सजा देने का क्या प्रावधान है। तो पहला, वेश्यालय चलाने वाले 1 से 15 वर्ष तक कारावास तथा 2000 रुपये का जुर्माना रखा गया है। अगर कोई व्यक्ति वेश्यालय मतलब कि जो वेश्यालय चलाता है या एक प्रकार से स्त्रियों और कन्याओं को बेचता है, अनैतिक व्यवहार करता है, तो उसके लिए इतना प्रावधान है। इसके अलावा वेश्यालयों में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक हो तथा वेश्या के आय पर डिपेंड हो, निर्भर हो, आश्रित हो, तो उसको 2 साल कारावास और 1000 रुपये के दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 24 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न बड़ा ही ज़बरदस्त है। प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं। देखिए, विधवा पुनर्विवाह कानून की दृष्टि से मान्य होगा। पहली बात, पहले क्या था कि विधवाओं का विवाह नहीं होता था, इसीलिए सती प्रथा थी, यानी कि एक प्रकार से विधवा जो होती थी, एक बार अगर पति मर जाए किसी का, विधवा किसको कहते हैं, विधवा ऐसी महिला जिसका पति मर गया हो वो इसको विधवा कहते हैं। और ऐसे पुरुष जिनकी पत्नी मर गई हो उसको क्या बोलेंगे। अब बताओ, आप सभी लोग फंस गए भाई। जिसका पति मर गया हो उसको तो विधवा बोलेंगे, लेकिन जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या बोलेंगे, जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विधुर बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विधुर बोलेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, उनसे उत्पन्न संतान भी वैध मानी जाएगी।
ठीक है। अगर हिंदू विधवा पुनर्विवाह हुआ है, दोबारा से विवाह हो जाएगा। तो अगर विधवा का विवाह हुआ और किसी पुरुष से विवाह हुआ, तो जो विधवा से उत्पन्न संतान होगी वो वैध मानी जाएगी। ठीक है, वैध मतलब कि कानूनी दृष्टि से उसका अधिकार होगा अपने उसमें। पूर्व पति की संपत्ति में उसका जो अधिकार हो या जो कुछ हिस्सा मिला हो, उसको पुनर्विवाह के बाद त्यागना होगा। ठीक है, यानी दोबारा से अगर विवाह हो रहा है उसका, तो एक प्रकार से जो पहले पति का हिस्सा में हिस्सेदारी थी, वो हिस्सेदारी उसको नहीं मिलेगी। ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 25 नंबर क्वेश्चन, घरेलू श्रम किस प्रकार का श्रम है? घरेलू श्रम का मतलब क्या होता है? घरेलू श्रम जो होता है, श्रम में प्रजनन, बच्चों के पालन पोषण और घर गृहस्थी में लगने वाला श्रम सामाजिक रूप से आवश्यक उत्पादन का बड़ा हिस्सा होते हुए भी वास्तविक कार्य इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वह बाजार व व्यवसाय से दूर होता है और इसका बाजारिक और व्यावसायिक कोई मूल्य नहीं होता। तो यही घरेलू श्रम होता है जो महिलाएं बेसिकली किया करती है। 26 नंबर क्वेश्चन से लैंगिक श्रम विभाजन के हाशियाकरण के विभिन्न पहलू पर मतलब कौन कौन से उसके बारे में बताएं। तो घरेलू श्रम की अगर बात की जाए तो घरेलू श्रम के स्तर पर हाशियाकरण, दूसरा पारिवारिक वेतन के स्तर पर हाशियाकरण, तीसरा कामकाजी स्त्री का आविर्भाव और चौथा घर बाहर के बीच तनी रस्सी पर चलने का रोमांस। तो ये सब होता है। 27 नंबर प्रश्न, वेश्यावृत्ति के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? तो वेश्यावृत्ति के कई दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं, जैसे कि शारीरिक रोग हो सकते हैं तमाम सारे वेश्यावृत्ति से, महिलाओं में, पुरुषों में भी होते हैं। इसके अलावा नैतिक पतन हो जाता है व्यक्तियों का, अपराधों में वृद्धि होती है, इससे स्वच्छंद संभोग को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, व्यक्तिगत विघटन होता है, पारिवारिक विघटन होता है, सामाजिक विघटन होता है। तो ऐसे कई प्रकार के विघटन जो है होते हैं और समाज एक प्रकार से इसको एक्सेप्ट नहीं करता। समाज के जो एक प्रकार से बड़े नियम कायदे बनाने वाले लोग होते हैं वो भी इसमें लिप्त रहते हैं। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, वेश्यावृत्ति के कारणों का उल्लेख कीजिए। वेश्यावृत्ति के कारणों के बारे में बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे वेश्यावृत्ति के कौन कौन से कारण होते हैं, यानी क्यों लोग वेश्यावृत्ति को अपनाते हैं। ठीक है, तो वेश्यावृत्ति सबसे पहली बात निर्धनता के लिए। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो एक प्रकार से धनी होने के लिए ऐसा काम करती हैं। नौकरी की प्रतिकूल दशाएं, चूँकि नौकरियां मिल नहीं रही, इस कारण से लोग वेश्यावृत्ति करने में लिप्त हैं। ठीक है, वेश्यावृत्ति करने से क्या होता है कि भाई आपको एक प्रकार ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती है और आपको एक प्रकार से पैसे वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, सस्ते में, इसलिए लोग करते हैं। इसके अलावा ऊंचे जीवन स्तर की चाहत, यानी खूब पैसा कमाने वाली जो लड़कियां होती हैं बेसिकली इस प्रकार के धंधों में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, चौथी बात, आय का सरल साधन होता है, बहुत ही सरल तरीके से ये पैसा कमाया जा सकता है इस माध्यम से। इसके अलावा बेरोजगारी, औद्योगिकरण और नगदीकरण के द्वारा वेश्याकरण मतलब की वेश्यावृत्ति को बहुत बढ़ावा मिला है। इसके अलावा पारिवारिक दशाएं भी कभी कभी ऐसी होती हैं कि भाई परिवार में माता पिता का आपस में झगड़ा हो रहा है, लड़की का एक प्रकार से लड़की कहाँ जाती, कैसे क्या करती, कुछ पता नहीं है, शुरुआत से ही एक प्रकार से माहौल बिगड़ा हुआ है। ऐसे में पारिवारिक दशाएं जो होती बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, किसी महिला को क्या करना है क्या नहीं। सामाजिक कुरीतियाँ जो हैं ये सभी भी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं वेश्यावृत्ति को। इसके अलावा पास पड़ोस भी एक प्रकार से कारण हो सकता है। इसके अलावा दोषपूर्ण संगति हो गई। ठीक है, अगर आपको एक प्रकार से गलत संगति मिल गई तो भी आप ऐसा करेंगी। इसके अलावा अस्वस्थ मनोरंजन, जैविकीय कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक राजनीतिक कारण, ऐसे तमाम प्रकार के कारण हैं जो कि प्रभावित करते हैं और लोग वेश्यावृत्ति के कारण से मतलब कि ये कई कारणों से करती हैं। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, महिला उत्पीड़न के उत्तरदायी कारण क्या है? तो पहली बात, पुरुष प्रधान समाज के कारण से महिला का उत्पीड़न होता है, महिलाओं को मारा पीटा जाता है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। दूसरी बात, धार्मिक रूढ़िवादिता है, धर्म में चीज़ों को लेकर के कुछ लोग धर्म अंध होते हैं और धर्म में एक प्रकार से धर्म के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं। धार्मिक जो लोग हैं अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो उसको मान लेते हैं। ठीक है, तीसरी बात, अशिक्षा, जैसे कुछ लोगों को तो मुझे लगता है जैसे कुछ लोग हैं कि भाई जब भी कहीं कोई चीज़ करते मान्यताएं होती हैं तो कुछ लोग डर करके करते हैं। ठीक है, जैसे मैं खुद की बात करता हूं तो मैं खुद भी कभी कभी क्या होता है एक प्रकार से कोई चीज़ें जैसे कोई चीज़ आप काम करने जाते हो तो धर्म का थोड़ा सा डर बना रहता है कि अगर मैं ये करूँगा तो ये मेरे साथ ना हो जाए, तो ये डर मरा रहता है अंदर। सभी के व्यक्तियों में होता है कि हर एक धर्म के लोग जो होते हैं वो कोई भी काम करने से पहले एक बार डरते हैं कि भाई अगर ये मैं करूँगा हो सकता है कि भगवान नाराज़ हो जाए, हो सकता है अल्लाह नाराज़ हो जाए, हो सकता है कि जीसस नाराज़ हो जाए। इस तरीके से दिमाग में आता है कि अगर ये काम मैं करूँगा, हालांकि आप गलत काम करेंगे तो आपके अल्लाह, भगवान, जीसस सभी लोग नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सही काम करेंगे तो वो नाराज़ नहीं होंगे। अगर आप ये सोचें कि अगर अब ये मैं सोचूं कि मैं इस तरफ से पढ़ाऊँगा तो भगवान बड़े खुश होंगे, इस तरीके से पढ़ाऊँगा इस तरीके से होकर के तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, तो
इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इससे भगवान नहीं ना खुश होंगे ना नाराज़ होंगे। अगर आप किसी व्यक्ति को मारेंगे तो इससे ज़रूर भगवान नाराज़ होंगे। आप किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करेंगे, भगवान नाराज़ होंगे। आप किसी की एक प्रकार से जलन रखेंगे, किसी को मारने पीटने की सोचेंगे, हमेशा छल कपट दंभ द्वेष ईर्ष्या जलन इस तरीके के विचार रखेंगे तो भगवान गुस्सा होंगे। आप किसी को एक प्रकार से प्रताड़ित करोगे, किसी पर उत्पीड़न करोगे, किसी घरेलू हिंसा टाइप का करोगे तो भगवान आपसे नाराज़ होगा। ठीक है। आर्थिक निर्भरता, संयुक्त परिवार, दोषपूर्ण व्यक्तित्व, ये सब एक प्रकार से महिला उत्पीड़न के उत्तरदायी कारण है। क्लियर। 30 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 30वां क्वेश्चन है, प्रश्न है महिला उत्पीड़न की प्रकृति क्या है। देखिए, पहली बात तो दहेज से संबंधित यातनाएं और हत्याएं करी जाती हैं। दहेज अगर महिलाएं नहीं देती तो तमाम प्रकार की यातनाएं और हत्याएं उनकी करी जाती हैं। इसके अलावा पत्नी को पीटते हैं, बहुत सारे पुरुष लोग जो होते हैं, पति होते हैं, दारू पी करके आते हैं और मारते पीटते हैं, ये भी महिला उत्पीड़न ही है। भावात्मक दुर्व्यवहार करते हैं, इमोशनली डेवलपमेंट मतलब इमोशनली एक प्रकार से ब्लैकमेल करते हैं, कभी कभी यौन दुर्व्यवहार करते हैं, ज़बरदस्ती कोई चीज़ें करते हैं। ठीक है। इसके अलावा विधवाओं के विरुद्ध हिंसा करते हैं, नारी हत्या और भ्रूण हत्या करते हैं। नारी हत्या मतलब कि महिलाओं को मार देते हैं। भ्रूण हत्या मतलब कि पता चला कि भाई हमारी स्त्री के कोख में या गर्भ में स्त्री पल रही है, लड़की पल रही है, तो कुछ लोग ऐसे मानसिकता के लोग होते थे पहले कि भाई भ्रूण मतलब कि पेट में ही उस भ्रूण को ख़त्म कर देते थे। तो भ्रूण हत्या एक अपराध है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सब एक प्रकार से है। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें इन चीज़ों को विस्तार से मैंने समझाया है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वेश्यावृत्ति की परिभाषा दीजिए। तो M.A. इलियट और F.E. मेरिल ने कहा कि वेश्यावृत्ति एक भेद रहित और धन की प्राप्ति के लिए स्थापित किया गया अवैध यौन संबंध है जिसमें भावात्मक उदासीनता होती है। ठीक है। इमोशनली अटैच नहीं होते हैं एक महिला और पुरुष। इसमें क्या होता है, स्त्रियों को या लड़कियों को एक प्रकार से पैसा चाहिए होता है और पुरुषों को एक प्रकार से सुख चाहिए होता है। चूँकि तो इस दौरान एक प्रकार से चीज़ें होती हैं, इसमें इमोशनली एक दूसरे से नहीं जुड़े होते। बस केवल क्या होता है, इसमें वेश्यावृत्ति एक भेद रहित और धन की प्राप्ति के लिए स्थापित किया गया अवैध यौन संबंध होता है। ठीक है। ये कानूनी दृष्टि से मान्य नहीं होता है और ना ही सामाजिक दृष्टिकोण से। G.R. स्कॉट कहते हैं कि एक व्यक्ति यानी पुरुष अथवा स्त्री, कुछ भी हो सकता है, जो किसी प्रकार के आर्थिक या दूसरे प्रकार के लाभ के लिए किसी व्यक्तिगत संतोष के लिए पूर्ण समय या आंशिक समय के व्यवसाय के रूप में बहुत से व्यक्तियों के साथ जो उसी लिंग के अथवा दूसरे लिंग के हों, मतलब एक ही एक प्रकार से लिंग के हों या दूसरे लिंग के हों, मतलब कि विषम लिंगी हो या एक ही लिंग के हों, सामान्य अथवा असामान्य यौन संबंध स्थापित करता है तो उसे वेश्या कहते हैं। तो ये वेश्या की परिभाषा इन्होंने दी डाली। ठीक है। आगे देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 32 नंबर क्वेश्चन है, महिला उत्पीड़न बिल 2013 क्या है। महिला उत्पीड़न बिल 2013 बाल विकास और महिला कल्याण मंत्रालय के द्वारा दिसंबर 2013 में पारित किया गया एक कानून है। इसमें घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं, घरेलू हिंसा मतलब क्या होता है, जब महिलाओं को घर में पीटा जाता है दहेज के लिए, तमाम प्रकार के लिए, वही जो महिला उत्पीड़न है वही घरेलू हिंसा होती है। तो यही घरेलू हिंसा, तो इसकी घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं न्याय प्राप्त कर सकेंगी इस अधिनियम के द्वारा और हिंसा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को दंड दिया जा सकेगा। 33 नंबर क्वेश्चन से, महिलाओं के विरुद्ध शोषण और उत्पीड़न के क्या क्या कारण हो सकते हैं, स्पष्ट करें। पहला कारण होता है पितृसत्ता और पुरुष प्रधानता, इसी वजह से महिलाओं को पीटा जाता है। ठीक है। दूसरी बात आर्थिक निर्भरता, चूँकि महिलाएं आर्थिक रूप से डिपेंड होती हैं अपने पतियों पर कि भाई अभी पति देव कमाए कहीं हैं तो उन्हें जो पैसा मिलना है। तो जब पुरुष पैसा लेकर के आता है तो बड़ा गुरूर में होता है, पैसा कमाए लेके आए तो थोड़ा डांटना डपटता है, तो अगर महिला जबान हुआ देती तुरंत मारता है, तो ये गलत बात है। हालांकि अब समाज जो है सुधरने लगा है, समाज में महिलाओं की रिस्पेक्ट बढ़ी है, पुरुषों ने महिलाओं को उच्च दर्जा दिया हुआ है और भारतीय समाज तो शुरुआत से ही महिलाओं को एक प्रकार से यत नारस्तु पूजन्ते रम्यते तत्र देवता, इस विचारधारा को फॉलो करता है और फॉलो करता रहा है प्राचीन काल से ही। भारतीय महिलाओं को एक प्रकार से बहुत अधिकार मिला हुआ है, जबकि आप विदेशी महिलाओं में देखेंगे या मुस्लिम महिलाओं को आप देखेंगे उतने अधिकार नहीं दिए गए हैं जितने जो है एक प्रकार से हिंदू की महिलाओं को मिले हुए हैं। आप उतने अधिकार ईसाइयों की महिलाओं में नहीं देखेंगे, हालांकि ईसाइयों में और ज़्यादा अधिकार खुल्ला अधिकार दिया गया है। हालांकि हिंदुओं में कुछ अधिकार एक प्रकार सीमित हैं और कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ बुराइयां आज भी हैं, कुछ बुराइयां एक प्रकार से जो है हमेशा रहती हैं हर एक धर्म में। ठीक है। तो उन बुराइयों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। महिला अशिक्षा, महिलाओं को शिक्षित किया जाए सबसे, चूँकि महिला अशिक्षित होगी तो एक प्रकार से उसके विरुद्ध शोषण होगा, उसका उत्पीड़न किया जा सकता है। सामाजिक कुप्रथाएं बहुत सारी हैं जो कि एक प्रकार से महिलाओं को ढोना पड़ता है, उस कारण से उनका उत्पीड़न होता है। पारिवारिक तनाव भी कभी कभी इसमें जिम्मेदार हो जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न 34 नंबर, दी ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी द स्टेट, इस पर एक विस्तृत टीका किसके द्वारा
लिखी गई और कब प्रकाशित की? 1884 ईस्वी में एंजल्स के द्वारा द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी द स्टेट, ये पुस्तक लिखी गई, मतलब इस पर टीका लिखी गई। 35 नंबर क्वेश्चन है, विमेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन क्या है? इनका कार्य महिलाओं को प्रशिक्षित करना है। विमेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का उन्हें ऋण और बाजार की सुविधाएं दिलवाना है। उत्पीड़न की शिकायतों पर हस्तक्षेप करके महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करना, ये एक प्रकार से विमेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है, सभी लोग देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है भाई। सॉरी, प्रश्न अगला है आपका, ऑनर किलिंग को रोकने के प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं? ऑनर किलिंग को रोकने में कई सारी चुनौतियां। पहली बात तो ये कि इस तरह के अपराध जो होते हैं प्रायः गोपनीय रूप से किए जाते हैं, अतः इसके संबंध में आंकड़ों की पर्याप्त कमी पाई जाती है। ऑनर किलिंग जो होती है छुप करके अपने ही लोगों को या जो आपके अंडर में है उनकी ही हत्या कर देना, ऑनर किलिंग बेसिकली कहलाता है। तो ऐसे अपराध ये गोपनीय रूप से करे जाते हैं और इसके संबंध में आंकड़ों की पर्याप्त कमी है और इस कारण से ये एक प्रकार से पता नहीं चलता। दूसरी बात, स्थानीय पुलिस के सामने इस तरह के अपराध को वर्गीकृत करने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सामूहिक अपराध या सामूहिक आधार पर इस तरह के अपराध को घरेलू हिंसा के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है कि भाई घरेलू हिंसा है, और इस तरीके से ये ऑनर किलिंग हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा तीसरी चुनौती सामने आती है ऑनर किलिंग को रोकने के उपाय में। तीसरी बात, स्थानीय प्रशासन पर विश्वसनीयता की कमी के कारण से महिला स्वयं के साथ हुए अपराध की सूचना पुलिस को नहीं देती, क्योंकि उसको पता है कि मैं पुलिस तक जाऊंगी फिर आकर के मामला सब रफा दफा हो जाना है, ठीक है, मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तो इस कारण से वो नहीं जाती है। चौथी बात, और उसको डर भी रहता है कि भाई अगर मैं जाऊंगी जो है तो हो सकता है हमारी बदनामी हो, या ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें सोचती हैं। सम्मान के लिए हत्या को रोकने के लिए, सम्मान के लिए हत्या कभी कभी क्या हो, इसी को ऑनर किलिंग कहते हैं कि अपने सम्मान को बचाने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े घरों में या पहले राजस्थान वगैरह में ऐसे ऑनर किलिंग के केस बहुत ज़्यादा आते थे कि सम्मान की रक्षा के लिए मार देते थे कि ठीक है, मार देते, किसी महिला ने अनैतिक संबंध किसी गैर मर्द के साथ या गैर पुरुष के साथ बना लिया, तो ऐसी स्थिति में अगर पुरुष को पता चल जाता है कि भाई ये महिला ने ऐसा किया, हमारी घर की महिला ने, तो उसकी चूंकि समाज में इज्जत है तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो क्या कर देगा, महिला का खात्मा कर देगा, खलास ख़त्म कर देगा। तो ये एक प्रकार से ऑनर किलिंग होता है, इसी को ऑनर किलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ऑनर किलिंग क्या होता है कि आपका उस पर अधिकार भी है और आपने उसको मार भी दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि आप उसकी वजह से आपकी जो सामाजिक छवि थी वो धूमिल हो रही थी, तो उसको आप मार देते थे। तो इस तरीके से आप देखते मूवीज़ वगैरह में होता नहीं है कि भाई हमारे ऊपर लांछन आ रहा है तो मैं उसको ख़त्म कर दिया पूरा चीज़ें। ठीक है, तो सम्मान के लिए हत्या को रोकने के लिए, इसी को ऑनर किलिंग बोलते हैं, सम्मान के लिए हत्या को, उसको रोकने के लिए लोगों में प्रायः शिक्षा का अभाव देखा जाता है, यानी कि शिक्षा कमी है। साथ ही लोग रूढ़ियाँ और सामाजिक बंधनों में जकड़े रहते हैं और इस कारण से इसका विरोध नहीं करते। इसके अलावा लैंगिक असमानता समाज में व्यवहारिक स्तर पर कट्टर वैचारिकता को जन्म देती है, इसी के फलस्वरूप ऐसी घटनाएं प्रकाश में आती रही हैं समक्ष। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में ऑनर किलिंग के लिए कानूनी प्रावधान क्या किए गए हैं? भारत में कानूनी प्रावधान जो ऑनर किलिंग को रोकने के लिए किए गए, पहली बात, भारतीय संविधान में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण अनुच्छेद 14 के तहत मिलता है, तो ये पहला काम किया गया। दूसरी बात, अनुच्छेद 15 के तहत भारतीय संविधान के राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान और जो है इसके आधार पर, प्रजाति के आधार पर किसी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं करेगा, तो ये भी एक प्रकार से कानूनी प्रावधान है ऑनर किलिंग को रोकने के लिए। तीसरी बात, अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता अथवा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, तो ये सब प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक बात और आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूट्यूब चैनल आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेहतर है। इस चैनल पर आपको बता दूं कि आपकी परीक्षा से संबंधित बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। चूँकि को करिकुलर मास्टर चैनल की बात करें तो यहाँ पर आपके इसे 6 सेमेस्टर में आप पास हो जाएंगे, उसके बाद में आपको क्या करना है उसको लेकर के यहाँ पर कई जानकारी आपको बहुत सारी दी जाएगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपको आगे चल करके MA करना है, MSc करना है, BEd BTC क्या करना है, सारी जानकारी यहाँ पर आपको भी दी जाएगी। ठीक है, तो ये है को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल, जो कि आपका ही चैनल है, मैंने खुद बनाया है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमसे BA के बाद में भी हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 क्या है? देखिए, पहली बात तो हिंदू विवाह जो अधिनियम आया 1955 में आया था। संक्षिप्त नाम और विस्तार की अगर बात किया तो यह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहलाया जा सकेगा या कहलाता है। दूसरी बात,
इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय समस्त भारत पर है और जिन राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है उन राज्य क्षेत्रों में अधिवासी उन हिंदुओं पर भी लागू होता है जिसे उक्त राज्य क्षेत्र के बाहर हैं, जैसे कि मतलब कि इससे उक्त राज्य मतलब कि जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, उन सभी पर लागू होता है चाहे वो जहाँ पर रहते हैं। ठीक है, अधिनियम का लागू होना, यह अधिनियम क्या है, अधिनियम में क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें आप देखते हैं चाहे बीर संप्रदाय के हों, चाहे शैव संप्रदाय या लिंगायत, ब्रह्म संप्रदाय, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, सभी के अनुयायियों के सहित ऐसे किसी व्यक्ति पर यह लागू होता है जो हिंदू धर्म के रूपों या विकासों में से किसी के नाते धर्म हिंदू से हैं, यानी हिंदू धर्म से संबंधित किसी भी धर्म, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म या ऐसे कई धर्मों पर ये एक प्रकार से लागू होता है। ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू होता है जो धर्म से बौद्ध, जैन या सिख भी हैं। और इसमें व्यवस्था की गई है कि हिंदू विधि के द्वारा उस विधि की भागरूप किसी रूढ़ि व प्रथा के द्वारा शासित नहीं होता है, ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी ये लागू होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदू विवाह अधिनियम ये एक प्रकार से लागू होता है उन सभी व्यक्तियों पर जो कि एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे हिंदू से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है भरण पोषण अधिनियम 1956 क्या है। भरण पोषण अधिनियम 1956, पहली बात पत्नी का भरण पोषण। तो सबसे पहली बात, हिंदू पत्नी चाहे वह अधिनियम के आरंभ के पूर्व या पश्चात ब्याही गई हो, अपने जीवन काल में अपने पति से भरण पोषण पाने के हित मतलब कि पाने के जो है हकदार है और इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए होगी। कौन सी धारा, जैसे कि हिंदू पत्नी भरण पोषण के अपने दावे को खोए बिना अपने पति से पृथक रहने के लिए उस सूरत में हकदार होगी जिसमें कि उसका पति अभिजत्य जन अर्थात युक्ति युक्त कारण के बिना उसकी सम्मति के बिना उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका परित्याग करने का एक प्रकार से या कामता उसकी अपेक्षा करने का दोषी होता है। मतलब कि अगर कोई पति एक प्रकार से बिना बताए पत्नी के प्रदेश चला जाए, कुछ दिनों तक वहीं पर रहना आए या उसको ना बताए और उसको छोड़ दे किन्हीं कारणों के बस में पत्नी को अपने, या एक प्रकार से कोई और कारण हो और लेकिन पत्नी को छोड़ दे, पत्नी को कहे कि मैं तुझसे नहीं मतलब है मेरा, तो उस दौरान एक प्रकार से पति को भत्ता देना पड़ेगा, पति को एक प्रकार से भरण पोषण करना पड़ेगा। किसका, पत्नी का। पत्नी रहेगी, अलग रहेगी, घर उसको बनवाना पड़ेगा। अगर वो एक प्रकार से बाहर रह रही है या अपने घर में रह रही है तो उसको एक प्रकार से पैसा देना पड़ेगा मंथली वगैरह। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उसका पति उसके साथ ऐसी क्रूरता और व्यवहार कर चुका है जिससे उसके अपने मन में इस बात की युक्तियुक्त आशंका पैदा हो गई है कि मेरे लिए अपने पति के साथ रहना हानिकार है और यह क्षतिकारक होगा कि अगर मैं अपने पति के साथ रहूंगी तो मेरे को मार सकता है, मार डालेगा। ऐसी सिचुएशन आती है, उसको लगता है कि भाई हमको क्षति पहुंच सकती है, तो वो एक प्रकार से अलग रह सकती है और अपने पति से गुजारा भत्ता ले सकती है। ठीक है, उसका पति उग्र कुष्ठ रोग से पीड़ित है, अगर उग्र कुष्ठ मतलब कि कोढ़ी हो गया है या बहुत ज़्यादा बीमारी ग्रस्त हो गया है, तो अगर पत्नी चाहे तो उसको छोड़ सकती है। दूसरी बात, विधाता पुत्र वधू भरण पोषण, विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण। विधवा पुत्र वधू मतलब कि मान लेते हैं आपके पति मतलब कि कोई मान लेते हैं ए और बी व्यक्ति हैं, उनका एक लड़का है राम। अब राम की शादी किसी से होती है, मतलब राम शब्द चले हटा दें राम। ठीक है, मान लेते हैं ए और बी व्यक्ति हैं और जड नाम का कोई व्यक्ति है और वाई से इनकी शादी हो जाती है। ठीक है, तो वाई से जब इनकी शादी हो जाती है जड की, तो जड से किसकी शादी होती है, वाई की। अब मान लेते हैं वाई आपका मतलब कि वाई ए और बी का क्या है, ए और बी का लड़का कौन है, ए और बी का लड़का वाई है और ये पुत्र वधू है। ठीक है, ये जड़ पुत्र वधू है। क्लियर। अब क्या होगा, तो विधवा पुत्र वधू मान लेते हैं अब वाई कहीं से कहीं एक प्रकार से मर जाए या वाई ना रहें किन्हीं कारणों के बस में, तो जड़ अगर दूसरा शादी करनी चाहे तो भाई वो विधवा शादी कर सकती है, तो जड़ वाई की विधवा हो कहलाएगी। लेकिन अगर जड़ कहती है कि भाई मेरे को शादी नहीं करनी है, मैं वाई से बहुत प्रेम करती थी इसलिए मैं अब दोबारा शादी नहीं करूँगी, तो जड़ जो होगी वही विधवा पुत्र वधू कहलाएगी। ठीक है, अब किसकी, ए और बी की विधवा पुत्र वधू है, तब ए और बी का कर्तव्य क्या होगा कि इसकी देखभाल करे और इसके लिए भरण पोषण की व्यवस्था करे। कोई हिंदू पत्नी चाहे वह उसे अधिनियम के आरंभ से पूर्व या पश्चात विवाहित हो, अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने ससुर द्वारा भरण पोषण के लिए हकदार होगी। ये बात भी इसमें बताई गई है, यानी जो है ए और बी मिलकर के जो है इसका भरण पोषण करेंगे क्योंकि वो पुत्रवधू है। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन प्रश्नों को समझा तो निश्चित तौर पर आपको पता चला होगा कि भाई क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। महासंग्राम रिवीजन क्लास 2024-25 की परीक्षाओं के लिए समाजशास्त्र का ये भी वीडियो मैंने दिया है, जेंडर एंड सोसाइटी, तो इसको अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों को आप लोगों ने देखा जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, गुड नाइट, आई लव यू।